नमस्ते भैया बहनों। हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया था। पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ आपस में जब कणों के द्वारा जुड़ता है तो कौन कौन सी रचनाएं बनाता है, कौन कौन सी अवस्थाएं बनाता है। तो उन अवस्थाओं के अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं और इन अवस्थाओं के गुण, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पदार्थ की महत्वपूर्ण 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव्य व गैस। ये प्रमुख 3 अवस्थाएं। इसके अतिरिक्त 2 अवस्थाएं और भी बताई गई है, लेकिन जिनका अध्ययन हम यहाँ अभी नहीं करेंगे। एक प्लाज्मा होता है और एक BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। ये 2 और अवस्थाएं वैज्ञानिकों ने खोजी है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव्य और गैस। ये 3 प्रमुख अवस्थाएं होती है। अब 3 अवस्थाओं में जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तीनों जो है अलग अलग प्रकार के कणों की संरचनाएं देख पा रहे हैं। ये आपस में सूक्ष्म कणों से निर्मित होते ही हमें पता है। सूक्ष्म कण आपस में जब आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हैं तो अलग अलग अवस्थाओं का निर्माण करते हैं। किसी में आकर्षण बल अधिक होता है, किसी में कम होता है और किसी में नगण्य होता है। तो इस आकर्षण बल और अणुओं की व्यवस्था के आधार पर ये 3 मूलभूत अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है ठोस, दूसरे का द्रव्य और तीसरा गैस। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहला जो ब्लॉक है उसमें ठोस अवस्था बताई गई है। इस ठोस अवस्था में अणुओं की अवस्थाएं आप देख पा रहे हैं। इसमें अणु बहुत आस पास बताए गए हैं, अत्यधिक नज़दीक बताए गए हैं। तो यानी जिसके अणु बहुत नज़दीक होते हैं वो ठोस होता है। दूसरे जो ब्लॉक में आप देख रहे हैं जो द्रव अवस्था है, इसके अणु ठोस के अपेक्षा थोड़े दूर हैं, जिस कारण से ये आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। यह द्रव अवस्था कहलाती है। और गैस अवस्था, जिसके अणु बहुत दूर दूर हैं, तीसरे ब्लॉक में आप देख पा रहे हैं। तो जिनके अणु अत्यधिक दूर दूर होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये अणुओं की व्यवस्था के आधार पर है। कई बार अणुओं की व्यवस्था का चित्र पूछ लेते हैं तो आपको ये चित्र बनाना चाहिए। तो ये अणुओं की व्यवस्था के आधार पर, ये चित्र के आधार पर 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई गई हैं: ठोस, द्रव्य और गैस। उसके बाद आता है अब पहली अवस्था जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इसके गुणधर्म आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसको आप पढ़ भी रहे हैं और आप साथ साथ में सुन भी रहे हैं। ठोस के प्रमुख गुणधर्म क्या होता है? ठोस का सबसे प्रमुख गुणधर्म होता है कि वो अगर एक बार कोई आकार ग्रहण कर ले तो उसका आकार बदलता नहीं है, उसका स्वरूप बदलता नहीं है, उसकी आकृति बदलती नहीं है, क्योंकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल इतना हो जाता है कि वह टूटते नहीं आसानी से। और इसका तापक्रम भी आपके पास में लिखा हुआ है कि जो ठोस होते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बर्फ़ होता है वो बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। तो यह पहला गुण क्या हो गया? निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार, जिनका आयतन भी समान हो, आकार निश्चित हो, द्रव्यमान निश्चित हो, वो सब ठोस कहलाते हैं। द्रव्यमान मतलब भार, जिसको हम कहते हैं। आयतन यानी स्थान घेरना। आकार, जो एक बार किसी आकृति में, जैसे एक मान लीजिए आपने 1 किलो का बाट जिससे हम वजन तोलते हैं, उसकी आकृति निश्चित हो गई, उसका आयतन भी निश्चित हो गया और द्रव्यमान भी। उसका द्रव्यमान कितना आ गया? 1 kg हो गया। आयतन, वो कितना स्थान घेर रहा है, और आकार निश्चित हो गया। तो वो जो 1 किलो का बाट है वो ठोस अवस्था है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इनमें असंपीड़नता और कठोर होते हैं। संपीड़नता का मतलब होता है दबना। अणु आपस में दबाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें अणु दबते नहीं हैं, क्योंकि अणु बहुत पास है, तो उनके लिए दबने के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए वो कैसे दबेंगे। तो इसमें असंपीड़नता पाई जाती है। दूसरा,
ये कठोर होते हैं, क्योंकि जब अणु पास पास होंगे तो दबने की जब अवस्था नहीं होगी तो नो डाउट पहले से कठोर होंगे, तो असंपीड़न होते हैं और कठोर होते हैं, कठोर मजबूत होते हैं। तीसरा उनका गुणधर्म अंतरा आणविक दूरियां लघु होती है। अंतरा आणविक दूरियां मतलब अणुओं के मध्य में जो दूरी होती है, जिसको हम अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कह सकते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल इन ठोस में अत्यधिक कम पाया जाता है, यानी अंतरा आणविक दूरी यानी अणुओं के मध्य जो अंदर जो अणु हैं उन अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी बहुत कम पाई जाती है। इनकी दूरियां नहीं के बराबर होती है, इसलिए इनके अणुओं की जो दूरियां हैं बहुत कम होने के कारण ये कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। इसको अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं। तो इनमें प्रश्न आता कई बार, तो ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल अत्यधिक पाया जाता है। चौथी जो इसकी विशेषता है, इनके कण परमाणु अणु आयनों की स्थितियाँ निश्चित होती हैं। इनके अंदर जो परमाणु हैं, अणु हैं या जो आयन्स हैं, इनकी स्थिति यानी एक बार जिस स्थिति में ये स्थापित हो गए, जिस जगह पर वो आ गए, उसके बाद उनकी अवस्थाएं बदलती नहीं हैं जब तक कि कोई बाह्य रचना या बाह्य प्रभाव इन पर नहीं पड़े, तब तक उनकी अवस्थाएं आयनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से इनके कण की स्थितियाँ जो है वो निश्चित होती है, कण इधर उधर नहीं जाते, एक बार जिस स्थिति में आ गए उसी स्थिति में वो रहते हैं। और इसके अलावा पांचवी इसकी विशेषता है, यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं, यानी ये कण कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, वो एक निश्चित स्थिति जहाँ बन जाती है उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो 1 किलो का बाट है, 1 किलो का बाट, अब उसके अंदर जो अणु हैं वो उसी स्थिति में रहेंगे, उनकी जो आकृति उसी आकृति में रहेंगे, अब वो इधर उधर परिवर्तित नहीं हो सकते। तो ये ठोस की विशेषताएं होगी। ठोस में विसरण प्रक्रिया भी नगण्य होती है, विसरण होता ही नहीं, नगण्य का होता ही नहीं है। तो ठोस की विशेषताएं क्या क्या होगी, वे निश्चित द्रव्यमान आयतन आकार के होते हैं, उनमें असंपीड़नता और कठोर होते हैं, अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होती है, यानी जिसको हम अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं वो नगण्य होता है, इनके अणुओं की स्थितियाँ निश्चित होती है और वो एक निश्चित जगह पर पाए जाते हैं। ये ठोस की विशेषता हो गई। उसके बाद आता है द्रव्य अवस्था। उसके बाद आता है द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बहता हुआ झरना है और एक तरफ आप देख रहे हैं उनके अणुओं की स्थितियाँ देख रहे हैं। पहले भी हम देख चुके हैं कि इनके अंदर अणुओं के मध्य दूरी पाई जाती है। ठोस की अपेक्षा इनके अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए ये किसी भी अवस्था में किसी भी पदार्थ के अनुसार ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे झरने के रूप में जल बह रहा है, अब इसी द्रव्य को जल को आप किसी पात्र में डालेंगे तो उस पात्र का आकार ये ग्रहण कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। इनका जो तापक्रम होता है वो 1 से लगाकर 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका तापक्रम पाया जाता है। तब तक ये द्रव्य अवस्था में ही रहता है, जो आपके यहाँ लिखा हुआ है। अब इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता, इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार बदलता रहता है। आयतन मतलब इनका द्रव्यमान, जो भार, जैसे मान लीजिए आप बाजार से 1 लीटर दूध लेकर आए, तो 1 लीटर क्या है, इसका आयतन हो गया। अब ये आयतन यानी इसका द्रव्यमान हो गया, अब वो निश्चित है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने इस 1 लीटर दूध को अगर लोटे में डाला तो लोटे का आकार ले लेगा, भगोले में डाला भगोले का आकार ले लेगा, यानी इसका आकार परिवर्तनशील है। लेकिन आयतन है, तो अगर लोटे में भी 1 लीटर है, भगोले में भी 1 लीटर है, अन्य किसी जगह भी डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वह बदलता रहता है, क्योंकि अणुओं के मध्य दूरी पाई जाती है। दूसरा इसकी विशेषता है, द्रव्यों को जिन आकार में डालते हैं वो उसी आकार को ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि लोटे में डाला और आपने इसको भगोने में डाला, उसी प्रकार का आकार वो ग्रहण कर लेता है। इसके कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि इनके अणुओं के मध्य दूरी होती है, आकर्षण बल थोड़ा ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिसको हम अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं, जो कम पाया जाता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है, इसलिए इसके अणु दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण यह अलग अलग आकृति में परिवर्तित हो जाता है।
इसके अलावा इनमें विसरण प्रक्रिया कुछ हद तक पाई जाती है, ज़्यादा नहीं होती लेकिन कुछ हद तक पाई जाती है। साथ में इनमें संपीड़नता भी पाई जाती है। ठोस की अपेक्षा संपीड़नता थोड़ी पाई जाती है, ठोस में संपीड़नता नहीं होती है लेकिन द्रव में संपीड़नता पाई जाती है, थोड़ा सा दब सकता है। गैस की अपेक्षा इसमें कम संपीड़नता होती है। ये द्रव की विशेषता हो गई। तो ये द्रव्य हो गया। तीसरा हमारे पास आता है जो है गैस। तीसरी अवस्था कौन सी आ गई? गैस। अब गैस में आप देख रहे हैं कि इसके अणु अत्यधिक दूर दूर पाए जा रहे हैं। इसके अणु अत्यधिक दूर दूर है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है, एक तरफ गुब्बारा है और यह अणुओं की स्थिति है। अणु बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। इसका तापक्रम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव्य जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है और वो गैस अवस्था में आ जाता है। अब इसके मुख्य गुण कौन से हो गए? पहला, इसमें न तो आयतन निश्चित होता है और न आकार निश्चित होता है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक दूर दूर होते हैं, इसलिए वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए जहाँ जाएंगे वैसा आयतन ले लेंगे और वैसे आकार ले लेंगे। जैसे आप अभी इस वीडियो को कमरे में देख रहे हैं तो कमरे में जो गैस है उस कमरे के अनुसार उसमें गैस का भार होगा, आयतन होगा और उसी अनुसार उसका आकार भी होगा। अगर गिलास में है तो गिलास के अनुसार उसका भार होगा और गिलास के अनुसार ही उसका आयतन होगा। तो आकार व आयतन दोनों अनिश्चित पाए जाते हैं। उसके बाद आता है गैस की जिन आकार में डालते हैं उस पात्र पूरी तरह फैल जाते हैं। अब इनको जिस आकार में डालते हैं वह उसी आकार के अनुसार फैल जाते हैं। यानी जैसे सिलेंडर में डाला गैस को तो सिलेंडर का आकार ले लेगी, आपने किसी गुब्बारे में डाला तो गुब्बारे की आकृति ले लेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि वह जिस प्रकार के पात्र में डालते हैं वैसा उसको ग्रहण कर लेती है। इसके कण ठोस और द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनके कणों में दूरियां बहुत अधिक होती है क्योंकि अंतरा आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है, आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इनके अणु दूर दूर पाए जाते हैं। अंतरा आणविक दूरियां ठोस द्रव्य की अपेक्षा ज़्यादा होने के कारण ये किसी भी आकार आकृति में परिवर्तित हो सकते हैं। यह इसकी विशेषता हो गई गैस की। उसके बाद हमारे पास आपके अगला सामने चित्र आ रहा है कि ठोस के अणु, द्रव्य के अणु और गैसों के अणुओं की स्थिति आप देख पा रहे हैं। ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, द्रव्य के अणु थोड़े दूर दूर हैं और गैस के अणु अत्यधिक दूर पाए जा रहे हैं। अब ये तीनों अवस्थाएं जो है वो परिवर्तितशील है। इनके अंदर ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव्य को गैस में बदला जा सकता है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, वो उसको गर्म अवस्था कहते हैं। अगर द्रव्य को वापस ठंडा कर दें तो वो ठोस बन जाता है, जिसको संगलन या जमना कहते हैं। इस तरह द्रव्य को अगर गर्म करें तो वाष्पीकृत हो जाता है, जिसे गैस बन जाती है। गैस को वापस अगर ठंडा करें जिसको संघनन कहते हैं तो फिर द्रव में बदल जाता है। इस तरह गैस से ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के माध्यम से ठोस से सीधा गैस बनता है और गैस से सीधा ठोस बन जाता पदार्थ, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि अगर ठोस को गर्म करते हैं तो सीधा गैस बनता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस को वापस ठंडा करते हैं तो ठोस बन जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इधर एक तरफ ऊर्ध्वपातन है, एक तरफ संघनन वाष्पीकरण लिखा हुआ है और एक तरफ गलन पिघलन और संगलन व जमना लिखा हुआ है। तो इस चित्र के माध्यम से हम ठोस की अवस्था